Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Jay. Okay, so प्रीवियस टेस्ट में अच्छा है, काफी लोगों ने अच्छे स्कोर किए हैं। कुछ स्टूडेंट को अभी भी काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने पेपर रीसॉल्व कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा आपको क्या मिस्टेक्स हैं, क्या डाउट है। तो सर ने ऑलरेडी पेपर डिस्कस कर लिया है। ये वाला पेपर ऑलरेडी हो गया है, ये नहीं पहले हाँ, वाला सर। हुआ है। No, sir. ये पेपर नहीं हुआ है अभी। ओके। तो ये पेपर रिसेंट वाला है, लास्ट वीक जो हुआ था। तो इसमें से देख लेते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद अपन लेक्चर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो बताया यार, ये वाले पेपर में मैंने बताया भी था, नियरली 15 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ग्राफ्स में से, बाकी पूरे मिक्स रहेंगे। तो ग्राफ में डेफिनेटली आपको हेल्प मिला होगा इस बार, और क्वेश्चन भी और अच्छे रखे थे मैंने इस बार। तो देखें, बताएं आप लोग, डाउट्स बताएं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? सर क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 1। एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट? ओके, यस। ठीक है, चलो देखते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ग्राफ कुछ ऐसा सा दिख रहा है हमें, ये ग्राफ दिख रहा है। तो ये ग्राफ बताया था ना कि ऐसे कर्व में क्या दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है। कि फर्स्ट सेक्शन में, लेट्स से ए टू बी सेक्शन में, स्लोप का क्या हो रहा है बताओ आप? स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ए टू बी Decrease. स्लोप, स्लोप वैल्यू नहीं बेटा यार, उस दिन भी बार सर बार स्लोप डिक्रीज हो रहा है स्लोप और डिक्रीज बी हो पर रहा है, जाकर 0 हो गया। 0 हो गया। स्लोप मतलब इस पे जो लाइन टेंजेंट बनाते हैं उसका एंगल क्या हो रहा है, देखो उसका एंगल कम होता जा रहा है। क्लासरूम में भी बहुत बार बताया हुआ है कि स्लोप मतलब उसकी एक टेंजेंट, टेंजेंट का एंगल फील करना है आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ को मैंने कुछ पार्ट पे कर दिया, ए बी एंड सी, और ए टू बी में स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बी टू सी में बताओ। सर इंक्रीज हो रहा है, और साइन कैसा है स्लोप का? नेगेटिव। नेगेटिव है साइन। स्लोप कैसा है? बी टू सी नेगेटिव है, और वैल्यू ओवरऑल में बढ़ रही है। ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, ओवरऑल में देखेंगे तो उसे कम ही कंसिडर किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, पार्टिकल हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द मोशन। नहीं बेटा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? Speed. इसका स्लोप होता है स्पीड। इसका स्लोप क्या है? स्पीड। तो स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ है, स्पीड पहले डिक्रीज हुई है, 0 हो गई है, और फिर किस तरफ चली गई है? नेगेटिव इंक्रीजेस। नेगेटिव की तरफ में। तो आपको ऐसा पता है ना कि ऐसा कब होता है, कि सपोज एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन किस तरफ लगे, इस अपोजिट तरफ। डायरेक्शन, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एक 0। पॉइंट और पर। फिर उसके बाद वो क्या करने लगेगा, रिटर्न जाने लगेगा किसकी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के अलॉन्ग जाने लगेगा। तो ये सिनेरियो था मोशन का। तो इसका मतलब अगर मैं पूरी मोशन में देखूं तो एक्सेलरेशन किस तरफ था? एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था। पूरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव था। पहले स्पीड क्योंकि को कम पहले किया, इसमें डिक्रीज 0, हो रहा था और हाँ दूसरे 0 इसमें तक लेके नेगेटिव हो गया, गया। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में लेके गया। क्लियर ना एवरीवन? यस सर। टिल 5 कोई और डाउट क्या? नहीं सर। एनीवन एल्स? टिल क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। टिल क्वेश्चन नंबर 10 एनी डाउट? Sir, 6 नंबर क्या? number 6. रंजन, आपका वॉइस क्लियर नहीं आया। Sir, I have doubt in the question. रंजन,
प्रांजल आप टेक्स्ट करें मुझे थोड़ा सा, कौन से क्वेश्चंस में डाउट रहेगा आपको। ओके, टिल देन क्वेश्चन 6 देख ही लेते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा हुआ है, स्पीड कब एट t इज इक्वल टू 3 3 seconds. और ग्राफ क्या दिया है xt। तो स्पीड कैसे आएगी xt का स्लोप ना। Yes sir. हाँ, xt का स्लोप 3 सेकेंड पे, तो देखो 3 सेकेंड में कहाँ पर है वो, तो 2 और 4 के बीच में होगा ना 3 सेकेंड में, मतलब किसका स्लोप बताना है, AB का. AB लाइन का। और AB लाइन पे तुरंत ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी हाइट कितनी दिखेगी 5 से 15 तक, मतलब 15 माइनस 5, और बेस कितना है उसका 4 माइनस 2, तो 2 बेसिकली मतलब वो 2 10 और बाई 10. 2, मतलब क्या है स्लोप 5. Correct है sir. ठीक है। तो स्लोप देखना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ग्राफ है, और मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए ना यार क्लास में, बताओ हाँ सर. Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है कि हाँ, इसका sir. क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो एक ऐसा, और बस स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और बताए टिल क्वेश्चन नंबर 10। No, sir. Sir question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। लिखा हुआ है इन xt ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 6 सेकंड। तो बेटा xt ग्राफ ही है ना, और पूछ भी क्या रहा है सर उसका ग्राफ की वो जो हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड की के डिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ वही वही, तो बेसिकली हमसे डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो हमें सोचना ही नहीं है, बस ध्यान क्या देना है कि ये जो ग्राफ है ये पोजीशन है, दैट मींस ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है, और हमें क्या चाहिए Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में तो कभी भी रिटर्न आता ही नहीं है, हमेशा कहाँ जाता है, आगे ही जाता है। तो यहाँ तक देखो कैलकुलेट करना है. एग्जैक्टली 2 4 तक वो कहाँ गया था 15, उसके बाद 6 पे वो रिटर्न आ गया, कितना रिटर्न आ गया 10, तो बेसिकली वो 15 गया और फिर 5 रिटर्न आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 20. 20। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीधा मार्क कर दिया होगा क्या 10। 10 इज नॉट डिस्टेंस, 10 इज इट्स पोजीशन। वो पोजीशन। रिटर्न आ गया है तो वो 10 वाले मार्क पर आ गया है, लेकिन वो 15 जाकर 5 रिटर्न आया है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड ऑन 6th सेकेंड, मतलब nth सेकेंड पर पूछा होगा तो हम 10 लिखेंगे ना. नहीं 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 नहीं, 6 सेकेंड अगर पूछा है तो उसका मतलब होता है 5 to 6। क्या होता है 5 to 6. 6 का मतलब क्या होता है 5 to 6, तो देखो 5 कहाँ पर है, तो 5 इधर बीच में हाफ में होगा 12.5 पे, Yes sir. सर 12.5 उन्हें पे 10। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 6 सेकंड तो नहीं नहीं वो सही है, जय का क्वेश्चन हाँ ये है कि अगर 6 पूछता तो क्या आंसर ओके, होता। मतलब वो पूरा 6th का वो सेकंड इलैप्स एग्जैक्टली होने तक हमें 5 जो to भी 6 डिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली, हम क्या देखेंगे फिर 5 to 6, 5 to 6। और 5 to 6 मतलब ये मार्क, तो वो 12.5 से 10 तक आया ना, मतलब कितना 2.5 मीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस इन 6th सेकंड। अभी Yes क्लियर sir. है ना दोनों पॉइंट्स। हाँ सर. फिर 10 तक कोई और डाउट नहीं ना, 15 तक बताएं। सर नहीं है. ओके, एनीवन एल्स क्वेश्चन No, नंबर sir. 15। ओके गुड। प्रांजल आप चैट बॉक्स में लिख दें, आपका वॉइस मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल, बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या, नहीं सर, क्रैक हो रहा है मेरे लिए। क्रैक हो रहा है ना बहुत, ठीक है। आवाज. हाँ सर। प्रांजल बेटर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें, आई टेक दैट। ओके सर एक बार आप क्वेश्चन 5 भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या. 5, हाँ क्वेश्चन 5 तो बहुत पीछे चले गए, वापस आते हैं, चले सर वो क्वेश्चन मेरा. नंबर 5। हाँ ठीक है, स्पीड एट 3 सेकेंड ना, ये देखें। सर फिफ्थ हाँ ओके फिफ्थ, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हैं, चेक करना है विच आर द करेक्ट।
तो मुझे पता है कि देखो एक्सटी ग्राफ है और ऑप्शंस किसके हैं, स्पीड के, VOA VAB। तो मुझे स्पीड के बारे में पता है कि एक्सटी ग्राफ का क्या होगा, स्लोप। तो देखो स्लोप सबसे ज्यादा किस लाइन का दिख रहा है, स्टीप। सबसे ज्यादा स्टीप कौन सी लाइन दिख रही है, AB। AB, हाँ सर। AB, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड होगी AB की। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, A। करेक्ट है सर। ओके, बी को चेक करते हैं। VBC इज नेगेटिव, तो BC में देखो स्लोप नेगेटिव है क्या, हाँ सर। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। VCD इज द लीस्ट बाय मैग्नीट्यूड, क्या देखो CD का स्लोप सबसे कम है, कम है। हाँ हाँ सर। सबसे कम है। अगर कभी दिक्कत हो तो आप क्या चेक करके देख लो, ये CD की वैल्यू चेक कर लो। हाइट कितनी है, 10 से 15, मतलब हाइट कितनी है 5, और 6 से 10 मतलब बेस कितना है 4। 4। तो 5/4 सबसे कम है, जबकि आप अगर यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर हाइट 5 है बट बेस कितना है 2, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो सी भी करेक्ट है। डी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज Acceleration is यूनिफॉर्म, uniform. मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, तो नहीं। नहीं नहीं। सर, बहुत एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ change चेंज होता ऑफ स्पीड। देख रहे हो हाँ। स्पीड कितना रैंडम चेंज हो सर रही फिर है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। हाँ एकदम सीधा अगर रहता तो रेट ऑफ चेंज जो है यूनिफॉर्म देखते हैं, स्पीड चेंज अगर स्ट्रेट होता है। सर हम्म, सर यही अगर ग्राफ हमारा 10 से चालू होता तो। ये पूरा ग्राफ 10 से स्टार्ट होता हाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्स एक्सिस में या वाई में, सर, X। ये बोल रहे हो ऐसा ग्राफ कुछ होता हाँ तो फिर हाँ यहाँ से स्टार्ट करने को, हाँ फर्स्ट वन या सेकंड, सर, फर्स्ट वन अभी जो आपने टिक फर्स्ट किया। वन। हाँ हाँ ओके, तो इसमें अगर होता तो फिर पोजीशंस चेंज हो जाती, एट टाइम 0 उसकी पोजीशन क्या हो जाती 10 हो जाती। 10। डिस्टेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी पोजीशन चेक करते तो अब सारी पोजीशन 10 अप हो जाती ना, हाँ जो सर 5 था लेकिन वो फिर भी 15 हो वैसे भी जाती। हमें यहाँ पोजीशन या फिर डिस्टेंस पूछा नहीं है तो नहीं नहीं मतलब नहीं, कुछ इस फर्क नहीं क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। बात करें, वो एक नया क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर ओके। ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा। हाँ ठीक सर। है। हम्म, तो चीजें में सिर्फ पोजीशन 10 तक राइज करेगा, बाकी डिस्टेंस की कैलकुलेशन सेम रहेंगी। ओके, सो ऐसे भी कैलकुलेट करते वक्त हमें बिल्कुल, ट्रायंगल्स 10 का को। ध्यान देना है, ट्रायंगल्स का ध्यान देना है ओके बस। ओके सारे ट्रायंगल पिक करने हैं प्रॉपरली, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू पिक करो यहाँ से ऐसे वैल्यू बोलो, नहीं, ट्रायंगल ओके। बनाएंगे स्लोप के लिए हमेशा। यस सर। हम्म, चलो 15 के बाद में से बताओ डाउट्स, 15 to 20 में डाउट। सर 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। VT ग्राफ है और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ स्पीड टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, स्पीड टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, स्लोप एरिया कुछ याद है। यस सर। सर VT ग्राफ से कैसे आता है डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकंड का हमें चाहिए, सर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम एरिया एरिया करेंगे। निकालेंगे। तो अभी पॉइंट है कि ये लाइन है 4 और ये लाइन है 6, जबकि सॉरी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो डेफिनेटली ये 8 होगा। यस। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव एरिया दोनों काउंट करते हैं। यस सर। तो आप देखो ना, ये 2 सेकंड ही तो है ना, तो ये 2 सेकंड का पॉजिटिव और ये 2 सेकंड का नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे या नहीं। हो जाएंगे। तो फिर रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग आएगा सिर्फ ये वाला, ये छोटा ट्रेपेजियम। तो इस छोटे ट्रेपेजियम का आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 20, इंटू सम ऑफ द साइड्स। तो हमें कहाँ तक काउंट करना है, सिर्फ 4 तक ही काउंट करना है। ये साइड हो गई 4 और ये साइड ऊपर वाली कितनी है, सिर्फ 2। 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 60 मीटर।
ये हुआ, मैंने पहले से कैंसिल कर दिया। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो पहले से कैंसिल नहीं करेंगे, इनको फाइंड करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट। देखो ये हाइट 2 सेकेंड में 20 थी ना, तो ये भी 20 रहेगी। 20 इंटू बेस कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 20। लेकिन ये एरिया कैसा है, माइनस है, निगेटिव। माइनस का 20 है। अब मैं और फुल एरिया 4 से निकालूंगा। 6 में लेकर भी वो एग्जैक्टली अब मैं ये पॉजिटिव पूरा एरिया निकालूंगा, तो हाफ इंटू 20 इंटू ये हाइट कितनी है, ये बेस की लेंथ 2। ये है 2, और ये कितना है 6, 6 + 2 8। क्लियर, तो ये हो गया 80। सो 80 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा, अब रिमेनिंग आएगा 60। तो आप फिगर में भी देख सकते थे या फिर 2 टाइम्स फाइंड करके भी देख सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको दोनों एरिया फाइंड करना। हाँ लेकिन जो मतलब अपनी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है 4 से 6 में लेकर, तो वो निगेटिव में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। आप ये सोचो ना, ये फील करो कि पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे था, अब वो इतना आगे पॉजिटिव में जा चुका है। इवन आप स्पीड नेगेटिव करोगे तो क्या वो तुरंत नेगेटिव में पहुंच गया है क्या, नहीं। पहले बेचारा 0 तक तो आएगा ना, फिर उसके बाद नेगेटिव में जा पाएगा ना। यस सर। क्लियर, तो हाँ सर, वो मैंने वो भी निगेटिव में ले लिया था। ओके, वो नहीं, वो स्पीड डिक्रीज हो रही है, उसका पोजीशन ऐसा नेगेटिव नहीं हो गया। यस सर। ठीक है, 15 to 20 बताएं। Sir, I have doubt in 38 question. क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 Yes, sir. देख लेते हैं या ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ है ये, नेम इसका। देखो जिसका डाउट है उसको आंसर भी करना चाहिए। 80 ग्राफ गिवन है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, Speed. स्पीड इन 12 सेकेंड। तो पहले बताओ 80 ग्राफ से स्पीड कैसे आती है, बताएं। 80 ग्राफ है अगर, तो मैं स्पीड कैसे Area. फाइंड करूं। ओके, एरिया ऑफ 80 ग्राफ इज चेंज इन स्पीड। अब देखो कहां तक स्पीड चेंज करना है हमें, कहां तक का स्पीड हमें चेंज करना है। 1 से लेकर 12 तक। हाँ 12 seconds. 12 तक का, तो हमें मार्क वो ढूंढ के लाना पड़ेगा ना एरिया के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें मार्क ढूंढना है, तो चलो वो मार्क ढूंढ के लेके आते हैं। ये लाइन है, ओके, और ये मार्क कितना है 30, और हमें सर्च कितना करना है 12। 12. क्या लगता है कैसे सेगमेंट्स बना लेने चाहिए 30 के मुझे, कि मैं 3 12 3 मिल में. जाए। सर 3 In parts of 3. 3 तो छोटा हो गया, और बड़ा कर लेते हैं, 6 भी तो कर 6 सकते हैं ना। yes. यस सर। तो 6 12 18 24, समझा क्या सभी को। यस सर। मीन्स हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं 5। 5 यस। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा बताओ 8 8 ये पॉइंट कहाँ पर आएगा 6 6 4. 6, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 2। क्लियर ना सभी को। Yes, sir. यस सर। अभी हमें कहाँ तक का एरिया चाहिए 12 12 seconds. 12 तक का। तो इसका मतलब ये हुआ ये एरिया चाहिए यार। तो दिख गया ट्रेपेजियम या नहीं दिखा। दिख गया Yes, सर। sir. तो चलो जिनका डाउट है वो बताएंगे कि इसका एरिया कैसे लिखेंगे ट्रेपेजियम का। हाफ इंटू Half हाइट, into मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर हाइट 12. 12, वेरी गुड। और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 6 plus 10. वेरी गुड यार, वेरी गुड, 10 + 6। सो अभी हमारा आ गया, ये हो गया 6 into 16। 16. क्लियर, 96। अभी ये 96 हुआ चेंज, ये 96 क्या है Change. चेंज। अभी इनिशियल देखो कितनी थी 10. 10 नहीं 20 थी। 10 तो मैंने एग्जांपल में दी थी टेस्ट में क्या दिया है 20 Yes, थी yes. इनिशियल। तो 20 + 96 कितना हुआ
116। तो इसमें दो थॉट थे, एक तो मेन था एरिया निकालना, और उसके बाद मैंने नोट्स में कई बार बताया है कि डोंट फॉरगेट अबाउट इनिशियल वैल्यू बिकॉज दिस इज द चेंज। समझ आया क्या 13 सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. करो। गुड। तो बताए 20 तक कोई डाउट? टिल 20? सर 17। ओके टिल 20 कोई और डाउट? 17 काउंट हुआ, और कोई? सर 18 बता दो। ओके 17 डाउट ही नहीं होना चाहिए यार, 17 डाउट नहीं होना चाहिए। बताया था ना डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स का, हमें क्या Yes, चाहिए? sir. एक्सेलरेशन। तो पहले एक्स क्या है? ए नॉट प्लस A1 t प्लस A2 t स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम इसे क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स क्या बन जाएगा? V. v। तो ए नॉट तो एक नंबर है ना जस्ट, उसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 0। t का डिफरेंशिएशन क्या 0. है? 1. 1 प्लस A2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 280. 2t। तो ये v का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया A1 प्लस 2A2 t। अब v को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा वो? एक्सेलरेशन। तो A1 का 0 होगा और 2A2 रहेगा और T1 का क्या आएगा? 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यार? 282. 2A2। ये तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना? हाँ ये तो सर। हाँ बहुत ही स्ट्रेट था, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, 18 देखते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन 18। अरे a ball released from a height falls 5 meter in 1 second। ठीक है, मतलब ये हाइट में से ड्रॉप की है और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो मुझे पता है ना कि अगर मुझे चाहिए h 1 सेकेंड, तो आंसर होता है हाफ GT स्क्वायर। सॉल्व होके क्या आंसर आता है? 5 5 मीटर ही मीटर। आता है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन में हमसे 4 सेकेंड पूछ रहा है क्या कि 4 रख दो? नहीं, अगर आपने h4 निकाल लिया तो उसका मतलब होता है हाफ GT स्क्वायर से निकालिए h4, उसका मतलब क्या होता है? 0 to 4 पूरा कितना हो गया? तो कितना हो गया? हाफ GT स्क्वायर से g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 4 का स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 160 और डिवाइड बाय हाफ 160 मतलब नहीं, 80 हाँ 80। 80। तो क्या आंसर 80 मीटर हमें करना है क्या? हाँ ठीक है, देखो पूछा इन 4 सेकेंड इट फॉल्स थ्रू, मतलब पूरा 4 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 80 मीटर। मीटर। ठीक है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि ड्रॉप का हाइट कैसे निकालते हैं। यस। नेक्स्ट टिल 20 एनी अदर डाउट? नो सर। चलो टिल 25 बताएं, एनी डाउट? सर 24th वन। बिफोर 24th एनी अदर डाउट? ये डाउट्स पूछने हैं जिन लोगों ने सॉल्व किए, जो स्टूडेंट्स ने एफर्ट किया है उनको डेफिनेटली पूछना चाहिए, देन ओनली दे लर्न। ओके, अरे यार ये बताया था ना कि टाइम के फॉर्मूले में दिक्कत होती है, बिकॉज अपवर्ड मतलब प्लस यू, डाउनवर्ड मतलब माइनस यू। माइनस। लेकिन स्पीड के फॉर्मूले में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। यस सर। ठीक है, तो समझाया था ना कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप u पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये तो वही आंसर आएगा ना, यही। Yes, sir. तो इसका मतलब चाहे आप ऊपर थ्रो करो या नीचे थ्रो करो, स्पीड का आंसर नहीं बदलेगा। जिस स्पीड से ये हिट करेगा, मान लेते हैं v1, और जिस स्पीड से ये घूम के आके हिट करेगा, दोनों क्या रहने वाले हैं? सेम। सेम।
सर लेकिन जब हम नीचे थ्रो करते हैं तब वो ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेट होता है ना, तो वो नहीं नहीं, ऊपर पॉजिटिव वाला भी एक्सेलरेशन। देखो बताते हैं क्या होता है। ऊपर वाला होता है ये ऐसे ऊपर जाता है, स्लो होता है, यहाँ पे जाके 0 होता है, बट फिर जब वो फॉल होता है तो बिल्कुल सेम पॉइंट पर आकर बताया था ना, सेम स्पीड मिल जाती है। तो बस उसको हाँ टाइम डिफरेंट लगता है, यहाँ पर आकर उसे भी तो सेम स्पीड मिली है ना। यस सर। तो बाद में जितना v1 एक्सेलरेट होने वाला है v2 भी उतना ही एक्सेलरेट होगा। सर v2 का टाइम कंज्यूमिंग हो गया, यहाँ वाले प्रोसेस में टाइम लग गया बस। ओके, सर मतलब भले वो कितना भी ऊपर जाए, उस कितना पॉइंट भी पर ऊपर आने के जाए, बाद दोनों भी सेम ही नीचे आएगा। आके वहीं सेम स्पीड से हिट करेंगे। ओके चलो डन, फिर पेपर हो गया ना फिर कंप्लीट। Sir, I Yes, have sir. written 12th question. ओके, या कोई और 12th फाइनल question. क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, कोई और डाउट रिमेनिंग किसी का? तो सर ओके, लेट्स सी 12 नंबर। 12 नंबर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमें क्या बताना है, लिख देखे क्वेश्चन रीड करता हूँ। हाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और पूछा है डिस्टेंस कवर्ड द body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance। तो मतलब मुझे लास्ट 2 सेकंड निकालना है और टोटल निकालना है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम है ना, हाँ सर। ट्रेपीजियम एरिया हाफ इनटू हाइट कितना है ट्रेपीजियम का 8, 8 और पैरेलल साइड्स कितना है 1 to 7 है, मतलब कितना है 6, और 3 to 5 वाली कितनी है 2। ये सबको समझ आया ना यार, ये मैं फिर से ड्रॉ करूं क्या, हाँ सर। ये समझा। हाइट इज 8, हाँ दिस बेस इज 6 एंड दिस बेस इज 2। सो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 32। 32. 32। क्लियर। लास्ट 2 सेकंड देख लेते हैं। लास्ट 2 सेकंड में तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, लास्ट 2 सेकंड में जस्ट ट्रायंगल है, तो लास्ट 2 सेकंड में ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस कितना है 2 इनटू हाइट कितनी है 8 8, तो मतलब कितना आ गया 8। तो 8 लास्ट 2 सेकंड में 8 है और स्टार्टिंग का पूरा 32 है, 32। 1:4। तो बताओ कि क्या रेशियो हुआ, तो 1:4 हुआ। 8 डिवाइड बाई 32 इज 1:4। अभी क्लियर? सर हाँ यस। एक्चुअली मुझे टाइम कम पड़ गया हाँ, नहीं है चलता पेपर। है, चलता है, नो इश्यूज। टाइम कम रहता है, वो चीजें जब आप एक दो बार फेस करते हैं फिर धीरे धीरे टाइम इम्प्रूव होता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। टाइम यू विल इम्प्रूव, इट विल टेक टाइम। जब आप धीरे धीरे बहुत सारे टेस्ट दोगे ना, आपने देखा ना नियरली यू विल फेस कि 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट में होने वाले हैं, फिर मिक्स टेस्ट होंगे, तो यू विल यस लर्न टाइम मैनेजमेंट बाय देन। थैंक यू सर। तो बताएं पेपर क्लियर, मैं आगे का लेक्चर स्टार्ट करूं फिर? यस हाँ सर। सर। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। ओके, देखिए यार, हमने लॉज ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, याद है ना, लास्ट टाइम लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, और यस लास्ट में सर। हमने और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस देखे थे, याद है हाँ आप सर। लोगों को? हाँ नॉन सर। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में देखा था, और 4 फेमस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस समझे थे, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर। ये 5 है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, एक बोनस फोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या फोर्स का नेम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप समझेंगे, नेम से ही क्लियर है, कुछ लग रहा है नेम से क्या पता चल रहा है? सर जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट के वजह से जो मैग्नेटिक आराम फील्ड से, बनता है। इतना इतना नहीं सोचना, मैंने बताया ना प्रायर नॉलेज, आपको प्रायर क्या नॉलेज है वो मत सोचें। आप पहले बताएं कि इस वर्ड से क्या दो चीजें समझ में आ रही हैं जो हमने सुनी है। सर
इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक एक फोर्स, साथ। एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक लेवल का फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो दोनों चीजें कवर अप करेगा। तो मैं एक ऐसा सिनेरियो ढूंढ के लेके आऊंगा जहां पे ये दोनों फोर्सेस मुझे दिखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कैसे होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा किसमें, एटॉमिक लेवल पे। तो केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि यार एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मतलब सारे भी एलिमेंट्स में यूज होता है। तो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये मूविंग होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा। अभी होता Yes, ये है कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, क्या आपने पढ़ा होगा कि एक वायर में, या क्लास 10th में पढ़ेंगे कि अगर एक वायर सोलेनॉइड। में करंट जा रही है तो उसमें सराउंडिंग में क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। सर हाँ सर आप जरा लाउड बोल सकते हैं क्योंकि आवाज कम आ रहा है जरा। यार, आई एम टॉकिंग इनफ लाउड, बाकी लोग को हो रहा है क्या लाउड? Yes, sir. हाँ, इनफ लाउड है जय। Yes, चेंज योर ईयरफोन और विदाउट ईयरफोन आप यूज करो, बेटर सुनाई देगा। ठीक है, तो हुआ ये कि एक वायर, अगर वायर में करंट जा रही है ना, ओपन वायर है, ऐसे कोटेड नहीं है जैसे घर में होती है ना, ऐसा कोटेड वायर नहीं, जो मेन लाइन यूज होती है जो ओपन होती है, आप देखोगे कि उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्लास 10th में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्लास 10th में हमारा पूरा एक चैप्टर होता है इस नाम से, MEC। इसका मतलब क्या होता है, कोई गेस करेगा चैप्टर का नेम? सी मतलब है करंट, आप बताओ, एनी E गेसेस? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और M मतलब मैग्नेटिक। एम मतलब मैग्नेटिक। सो इसका सिंपल मीनिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब करंट के अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है, लेकिन उसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझेंगे कि कोई भी मूविंग चार्ज है मतलब वो एक टाइप की करंट दे रहा होगा, और करंट है मतलब वहां पर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब एटम सर पर क्यों वगैरह, आती है एट एटॉमिक लेवल? हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि एटॉमिक लेवल, क्योंकि वो मूविंग है। मूविंग है मतलब कैसी फील देगा, एक स्मॉल करंट की फील देगा। ठीक है, इसलिए वहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्सेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वहां पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन सिंपल सी है कि मूविंग चार्ज हैज अ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे हम जानते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक आपको लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके पास होती है, मैग्नेट के पास। मैग्नेट के पास ही मैग्नेटिक पावर होगी ना। तो एक और एलिमेंट होता है क्या, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास भी मैग्नेटिक पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, और हमें पता है कि एटॉमिक लेवल पर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हो रहे होते हैं। सर एट एटॉमिक लेवल मैग्नेट मतलब मैग्नेट कैसे होता है? आप उसे देख नहीं सकते, एटॉमिक लेवल आप फील ही कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में डाइपोल जैसा वर्ड सुना है? ठीक है, नहीं सुना डेफिनेटली, आप अभी उसे छोड़े। एटॉमिक लेवल पर सारे मटेरियल मैग्नेटिक हो सकते हैं। अच्छा, मैग्नेट सिंथेटिकली कैसे बनते हैं आपको पता ही है, क्लास 8 में थोड़ा सा बताया जाता है कि एक आयरन रॉड को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग करंट दे दें, इसमें क्या करें, वायर रैप करके क्या दे दें इसे, स्ट्रॉन्ग करंट, तो ये मैग्नेट जैसा फील करने लग जाता है। जिस चीज को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन गया है यार, करंट के वजह से बन गया, क्योंकि इस करंट के पास क्या है, मैग्नेटिक नेचर। तो अभी सर एटॉमिक मतलब पर करंट के वजह से जो चीज मैग्नेटिक हो जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, जिस चीज को हम करंट का यूज करके मैग्नेट बनाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। खैर अभी के लिए स्किप करें यार, अभी ज्यादा इसमें डिटेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वापस आए,
10th में जब हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है वहां पर बताएंगे। अभी वापस है, तो एटॉमिक लेवल के कांटेक्ट चाहिए हमें क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अभी तक सारे फोर्सेस क्या थे जो मैं अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट, ये दोनों कैसे थे, नॉन कांटेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो एटॉमिक कांटेक्ट से ही जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स की खास बात क्या होती है कि ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब ये जो फ्रिक्शन होता है ना, दो सरफेस के रब करने से जनरेट होता है, वो भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो जस्ट ये एज अ नॉलेज पॉइंट लेना है आपको, इसमें ज्यादा कोर डिस्कशन में नहीं जाना है। जस्ट एक नॉलेज पॉइंट है कि जो कांटेक्ट सरफेसेस होते हैं वहां पर एक और फोर्स जनरेट होता है जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर ठीक है, पर कैसे जनरेट होता है? बेटा वही अभी बताया कि बिल्कुल जरूरत नहीं है 9th स्टैंडर्ड में वो समझने की, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है ना, सर एक बार समझा दो, मतलब फिर आगे जाकर नहीं वो बेटा माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर मैं क्वांटम फिजिक्स थोड़े सिखाऊंगा। एक कॉमन आपको जो आपका आइडिया है ना कहाँ तक सीखना है, ये भी लिमिटेशन होती है। इट्स नॉट लाइक कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं। अभी 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट मैं क्यों 9th में बताऊंगा यार, जरूरत नहीं है, आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना। सो पॉइंट ये होता है कि जब हम करंट पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, चैप्टर 2 है 10th का MEC, उससे पहले चैप्टर क्या है, करंट। तो वहां पर हम करंट के नेचर को देखते हैं कि कैसे करंट जनरेट होगा, फिर बता पाएंगे कि मैग्नेटिक कैसे जनरेट होगा। तो एक बार अगर बोल दें कि अभी ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यस सर। when it is the right time डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, लाइक सिंपल, यहाँ पर एक क्लास 9th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताने का सिर्फ मेरा पर्पस है, क्लास 9th में फोर्स आता है एक फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, सिर्फ ये लाइन बताने के लिए मुझे ये बताना है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड चीजें 10th में ही बताएंगे हम। ओके, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज की, यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अभी 9th की बुक में सिर्फ लिखा होता है क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन मैंने अभी बताया कि ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर। तो अगर एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक स्ट्रिंग फोर्स है, मतलब स्ट्रिंग के मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लग रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि कुछ भी कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा है वो दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता फ्रिक्शन, तो वो डी मार्क कर देते हैं क्या, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस एंड इट कैन बी सीन एट ऑल कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट में इतनी ही बात माइंड में रखनी है। लिविंग ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप नहीं बोलोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसलिए मैंने बोला कि ये फोर्स सेपरेट है, ये फोर्स सेपरेट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़े लग रहा होगा, तो ये 4 इंडिविजुअल है। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन है, एक साथ दो फोर्स लग रहे हो। इट इज लाइक, बताता हूं, सपोज एक बॉक्स है, ये रोप है, एक पर्सन इसे यहां से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और एक पर्सन इधर से क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में तो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ना बेटा, पुल भी लग रहा है, पुश भी। क्या कोई किसी को डिस्टर्ब करेगा क्या, नहीं। वो दोनों इंडिविजुअल है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट मिला के एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट दोनों अलग अलग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जय, मैंने क्या बताया, क्लास 9th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या काम है, सिर्फ क्या काम ऑल है, कांटेक्ट फोर्स ऑफ ऑल कांटेक्ट मतलब फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सिर्फ हमें यहीं पर ध्यान देना है, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना है इसमें अभी। यस डन, यस। ओके, चले।
तो अपन मेजर पोर्शन पे जाते हैं जहां से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जो एक्चुअल क्या है हमारा, लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो है वो आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ होता है, थोड़ा सा क्लास 8 में एक हिंट दिया जाता है कि लॉज ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं उसे, तो उस हिंट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लॉज ऑफ मोशन किसने प्रपोज किए? न्यूटन। Newton. So sometimes they also call it Newton's laws of motion because Yes. Newton proposed it. तो Newton's laws of motion भी बोल सकते हैं। ओके, तो उन्होंने कितने लॉज दिए? 3। क्या आपको ऑलरेडी पता है वो लॉज? यस सर। यस सर। ठीक है, डेफिनेटली बेसिक्स आपको पता ही है, तो थोड़ा सा उन पे और डिटेल में चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। लाइक फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के बारे में क्या बताया? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया। क्या? कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है, तो भाई ऑटोमेटिकली ये कहीं मूव कर जाएगा क्या? नहीं। नहीं। कौन इसको मूव कराएगा? एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स। तो इसका मतलब उसने बोला कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर वो रेस्ट में है तो कैसा रहेगा? वो रेस्ट में ही रेस्ट में ही रहेगा। रहेगा। अब सोचो इधर से एक और फोर्स आ गया, बताओ क्या उसमें फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। हाँ सर। लेकिन फिर अभी भी रेस्ट में रहेगा। अगर ये 10 है और ये 10 है तो कहीं जाएगा क्या? नहीं। नहीं। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, और जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं उनको क्या नेम दिया उसने? बैलेंस फोर्स। बैलेंस। तो उसने कहा बेटा अगर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, लेकिन फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए। बैलेंस हो गया तब नेट फोर्स क्या हो गया? अभी भी जीरो। जीरो। तो न्यूटन ने बताया कि अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो गड़बड़ है, नेट इफेक्ट जीरो है। अनबैलेंस लगेगा तभी वो मूव होगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो एक पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट हुआ, सपोज एक बॉल है, हमने उसे ऐसे रोल करा दिया, किसी स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से बॉल को रोल करा दिया, तो क्या होगा यहाँ पर? वो रुक जाएगा थोड़ी देर में। यस सर। बट क्यों रुक गया? कौन सा चीज है जो बिकॉज उसे ऑफ रोक रहा है? फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस। सोचो ये सब लोग नहीं होते अगर, तो इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इट विल कीप ऑन मूविंग। मूविंग। अगर कोई स्टॉपिंग फोर्स ही नहीं होता तो इट विल कीप ऑन मूविंग। तो फिर न्यूटन ने दोनों बातें बोली। क्या? अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूविंग है देन मूविंग, मूव। अनलेस एक फोर्स उस पे एक्ट करता है। और फोर्स के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया? अनबैलेंस। क्योंकि बैलेंस का तो कुछ मतलब नहीं, बैलेंस मतलब जीरो रिजल्ट देगा ना। यस सर। तो ये पूरा फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन यहाँ पर रहेगा। An इनर्शिया। object remains at rest, or if it is in motion then maintains the speed and direction until an unbalanced force act on it. Okay? यस सर। तो 3 चीजें बताई उसने। कौन से 3 चीजें हैं वो? It Number remains in rest or motion if an And- unbalanced force does not act. एग्जैक्टली, एंड डायरेक्शन। 3 चीजें बताई, रेस्ट, मोशन एंड Direction. डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि जैसे मैंने बात की, ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, ये सेम स्पीड पर है तो वैसे ही रहेगा। और सपोज एक पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है तो वो अपना क्या मेंटेन करेगा? डायरेक्शन, जबकि कोई अदर फोर्सेस नहीं आ रहे हैं उस पे। ठीक है। सर एक डाउट है, हम्म। अगर कोई भी पार्टिकल नीचे ड्रॉप होकर एक ग्राउंड को हिट कर कर ऊपर वापस जाता है, तो वो कौन सा फोर्स आएगा? मतलब जो हिट कर वापस जाना। कोलिजन फोर्सेस रहेंगे वहां पर, रिबाउंड हो रहा है, आगे देखेंगे हम वो फोर्स। ओके। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हुआ, फर्स्ट लॉ क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये बैलेंस के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कई बार ऐसा होता है ना, सपोज एक हैवी ऑब्जेक्ट है, क्या वो थोड़े से फोर्स लगाने से मूव करने लगेगा क्या? नहीं। नहीं।
तो मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया ना, स्टिल इट इज नॉट मूविंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, moving, which means force must be balanced. बैलेंस। तो एक 10 न्यूटन का क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। Force. समझा कि नहीं? Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट, सपोज इधर से 10 लग रहा है और इधर से 10 लग रहा है, तब क्या फ्रिक्शन भी 10 लगेगा क्या? नहीं. नहीं, फोर्स आर ऑलरेडी बैलेंस, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या? No sir. नहीं है। ठीक है ना? सोचो एक सर बॉक्स अगर है, फिर भी फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा तो नहीं लगेगा। फ्रिक्शन इज अ वेरी स्मार्ट फोर्स, हम स्टडी करने वाले हैं, फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में है। सो फ्रिक्शन हम स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन इज अ वेरी स्मार्ट फोर्स, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो चुप बैठेगा, वो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सपोज यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, बॉक्स मूव ही नहीं हो रहा, रेस्ट पे। तो हमें तो पता है ना, रेस्ट पे तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, मतलब कोई तो इस 8 का फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा 2 है। न्यूटन का फोर्स लग रहा है. 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वेरी गुड, समझ गए। तो फ्रिक्शन इज अ वेरी स्मार्ट फोर्स, इट विल एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर? अब थोड़ा सा Yes, नॉलेज sir. पॉइंट, जो फर्स्ट लॉ है उससे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे गैलीलियोज लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो गैलीलियो न्यूटन से जस्ट पहले के साइंटिस्ट हैं, लगभग सेम टाइम के हैं, उन्होंने भी ये चीज बताई थी रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ। दिक्कत ये कि इन्होंने ज्यादा आगे डिटेल में नहीं बातें बताई थी। तो पॉइंट ये हुआ कि न्यूटन ने तीनों को समराइज किया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसलिए न्यूटन्स लॉज बोलने लगे। लेकिन जो फर्स्ट लॉ है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन भी है? गैलीलियो. गैलीलियो का। उसने एक क्वांटिटी, नई चीज डिफाइन की। क्या नया चीज डिफाइन किया? इनर्शिया। इनर्शिया। कि रीजन क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो उसने एक चीज डिफाइन की कि ये एक क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसे उसने क्या नाम दिया? इनर्शिया। अब ये क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है टू रिमेन सेम। इनर्शिया का मतलब क्या है? अ प्रॉपर्टी टू रिमेन सेम, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो सच में कहीं जाना ही नहीं चाहता। Yes, मतलब उसका definition है tendency in which the object does not move because there is no unbalanced force, या external तो unbalanced देखें, force. इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू resist the change of state। क्लियर? तो अगर वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा और रेस्ट भी यहाँ पे है, ठीक है, तो इनर्शिया मतलब क्या है? बस ऑब्जेक्ट का नेचर है, सारे ऑब्जेक्ट का ये नेचर है कि दे रेजिस्ट व्हाट, दे रेजिस्ट चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट Of ऑफ motion. स्टेट ऑफ मोशन। तो किस तरीके से रेजिस्ट कर सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन पे रहना चाहता है। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन Means भी in चेंज same नहीं करना direction. चाहिए। तो इनर्शिया रिलेटेड पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes sir. इट इज जस्ट अ टर्म, वो बस उसने बता दिया उसको समझाने के लिए कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फर्स्ट लॉ हमने डिड्यूस किया हुआ है। सेकेंड लॉ देखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लॉ पे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे। क्या बनते हैं इस क्योंकि लॉ इसके पे? formulas है. यस, न्यूमेरिकल, क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले सेकेंड लॉ स्टडी करेंगे। तो न्यूटन को आप फील करिएगा कि क्यों गैलीलियो को ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, क्योंकि न्यूटन ने बताया, गैलीलियो ने सिर्फ बताया कि फोर्स नहीं लगेगा तो क्या रहेगा, वो तो दिख Rest. रहा था ना यार सब लोग को। न्यूटन ने बताया कि अगर फोर्स लगेगा तब क्या होगा। समझ आया कि नहीं? Yes sir. तो ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन था कि अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो सेकेंड लॉ रीड करेंगे, न्यूटन ने बताया क्या कि अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। The force acting on any object is proportional to the rate of change of चेंज ऑफ मोमेंटम। momentum। फिजिक्स में मैंने आपको बताई थी कि रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। टाइम, और मोमेंटम का चेंज मतलब डेल्टा मतलब चेंज, पी मतलब मोमेंटम। इसको उसने कहा फोर्स। ठीक है, मतलब देखें, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। पहले मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है?
मतलब T is kg equal to per meter square m into v, per meter. ठीक है। अभी फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे एक सिंबल यूज हुआ है डेल्टा, इसका मीनिंग क्या है, change. चेंज, तो इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी क्या करेंगे, अगर याद है ना आप लोग को सिखाया है कि ये जो ऊपर एरो होता है इसका मतलब क्या वो होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एक चीज बताई थी कि अगर p कैसा दिया है, फंक्शन टाइप का, तो डिवाइड मतलब क्या करते हैं हम, d मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, Differentiation. डिफरेंशिएशन हो रहा है। सपोज अगर हमें ऐसे दे दिया कि p है वो 50 to 80 हो रहा है, तो बताओ कितना चेंज हुआ, 30. 30. तो आंसर आएगा 30/2। कितना का फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन, समझा। 15. लेकिन yes. अगर p दे दिया ऐसा, ऐसा, द p वेरीज लाइक दिस, फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट 2 सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस p को d/d क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dp/dt, Sir, 1, t क्यूब का 3t 3t T स्क्वायर square माइनस इसका आएगा 4t 2t, तो 2t क्या होगा मल्टीप्लाई करके 4t 4t raised to 1 प्लस 1 to 8। 8. और कब पूछा है, 2 सेकेंड, तो इसमें 2 की वैल्यू रख देंगे। समझ आया दोनों आइडियाज, Yes sir. ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो भी हमें ध्यान देना होगा। अब मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम दो बातों पे डिपेंड करता है ना, इधर स्पीड चेंज हो या फिर Mass. मास चेंज हो। तो क्या किसी एक फिक्स ऑब्जेक्ट में मास चेंज होगा क्या कभी, नहीं sir. तो 99% कौन सा वाला केस यूज होगा, V changes. ई चेंज। लेकिन देयर आर सम केसेस जिसमें हम एम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं ट्रेन की बात कर रहा था, एक ट्रेन कार्ट ओपन है और मूव हो रहा है और रेन होने लगी, तो रेन होने से अब यहाँ पर रेन एक्युमुलेट होगी ना, Yes sir. तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ चेंज हो जाएगा। या फिर समझ आया? उसमें से कोई चीज टूट कर गिर गई। हाँ, उसमें से सपोज यहाँ पे एक होल था और इसमें पूरा सैंड लोडेड था, सैंड गिरती जा रही है, क्लियर। तो अब Yes sir. सिनेरियो समझ गए, फीलिंग समझ गए मेरा मास चेंज से मतलब क्या है, ठीक है। Yes अच्छा, तो अब आते हैं दोनों केसेस में कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा अगर क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो अच्छे से सभी लोग सुनिएगा। नंबर 1, अगर स्पीड चेंज होगी तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा p/t, मतलब क्या, मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, तो क्या मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं, मैंने मास को बाहर रखा और किसका चेंज लिख दिया, स्पीड चेंज अपॉन वेलोसिटी. टाइम। यस, मेरा फॉर्मूला दिखेगा मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड. आपको पता है चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल. और हमने इससे पहले वाले चैप्टर में फाइनल स्पीड को लिखते थे v और इनिशियल स्पीड को U. u। तो इसका मतलब ये बन गया v माइनस u बाई टी। और मुझे T. पता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर बॉक्स F फिक्स है, इक्वल टू कैसा है, m. हाँ, बॉक्स का मास कैसा है, फिक्स्ड है, तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू m. mn2a। अब चलो दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। 99% यही फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ एक 1% क्वेश्चन इसमें आएगा। मतलब अगर टेस्ट में 25 क्वेश्चन है ना, 1% मतलब हार्डली एक क्वेश्चन होगा इसमें से। लेकिन बेटा टेस्ट पेपर मैं बनाऊंगा तो मैं 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, तो सीरियसली समझेंगे सारी चीजों को। देखें, अगर m चेंज हो रहा होगा
तो अब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि अंदर यहाँ पर किसका चेंज लिखूंगा मैं, मास का, कि मास किस स्पीड से गिर रहा है बाहर या फिर अंदर जा रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, एफ का फॉर्मूला होता है, ये वी होता है किस स्पीड से मास बाहर निकल रहा है। अभी ये भी तो है ना, सपोज एक ऑब्जेक्ट है और उसमें लेट से मैंने बताया कि सैंड है और वो सैंड गिर रही है, तो उसकी एक स्पीड भी तो होगी ना, किस स्पीड से गिर रही है। यस सर। उस स्पीड को हमने नेम दिया है क्या, एग्जॉस्ट स्पीड। अच्छा, एग्जॉस्ट स्पीड क्यों बोल रहे हैं आगे हम बताएंगे, पहले समझे कि उस स्पीड को हमने नेम क्या दिया, एग्जॉस्ट स्पीड। एग्जॉस्ट। और ये जो मास गिर रहा है उसे हमने दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कि मास किस स्पीड से चेंज हो रहा है। अब ये जो फोर्स है ना, ये इतना सही फोर्स है कि इसके लिए कोई कांटेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉक्स लिया, कुछ जुगाड़ करके आप इस बॉक्स से मास को कहाँ निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। इस बॉक्स से कुछ मासेस को बाहर निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या लगने लगेगा, एक रेस्ट फोर्स लगने लगेगा। अब मैं फिर से फील कराता हूँ डिफरेंस क्या है। सपोज एक कार है, ठीक है, हम एक कार की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर ये सिंपल कार है, मतलब व्हील पे चलने वाली, तो अगर आप इसे ग्राउंड से ऊपर उठा लोगे, ग्राउंड अब नीचे है, तो क्या कितना भी इंजन ट्राई करो ये मूव करेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल फोर्सेस हैं इनका लिमिटेशन है, लेकिन एक बहुत अच्छा फोर्स है। अगर आप इससे गैसेस को बाहर निकालो किसी तरीके से, तो इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है, जिस फोर्स का नाम क्या दिया हमने, थ्रस्ट फोर्स। क्योंकि ये टाइप का थ्रस्ट जनरेट करता है, अपोज जनरेट करता है। इसलिए जो स्पीड से मटेरियल बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मीन्स बहुत ही हाई स्पीड से जब कोई चीजें बाहर निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट स्पीड का मतलब ये है कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड से मासेस निकालता है। अब यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है किनमें, रॉकेट्स में। रॉकेट्स में क्या होता है, रॉकेट्स में फ्यूल को बहुत हाई स्पीड से बर्न किया जाता है। तो सपोज मैंने 500 kg का रॉकेट लिया, तो उसका जो मेन चेम्बर है वो पता है सर कितना होगा, 50 kg। बाकी पूरा भी होता है ना उसमें, क्या, बाकी 450 kg क्या है उसमें, फ्यूल। क्लियर। इसका मतलब ये है कि जब ये अपना फ्यूल बर्न करता है तो बहुत स्पीड से बर्न करता है। तो इस पे दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, मास, किस स्पीड से मास कम हो रहा है। मतलब मैं बोलता हूँ सपोज ये 1 kg पर सेकेंड बर्न कर रहा है, तो dm/dt की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड। या फिर मैंने बोला 5 kg पर सेकेंड बर्न कर रहा है, तो 5 kg अगर बर्न करेगा तो कितनी देर में बर्न हो जाएगा टोटल, 90 सेकेंड में। मतलब ये रॉकेट 90 सेकेंड तक ऊपर जाएगा फ्यूल बर्न करके। और दूसरा होता है जो इसके इंजन पे डिपेंड करता है, थ्रस्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा स्पीड से ये उस मास को निकालने वाले हैं। ओके, तो थ्रस्ट फोर्स किन दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 कितना स्पीड से एग्जॉस्ट हो रहा है, नंबर 2 कितना मास कंज्यूम हो रहा है, मास। याद रखना ये हम नहीं ज्यादा कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट कर दोगे क्या, नहीं। तो क्या मेंटेन किया जाता है, थ्रस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जॉस्ट कितना अच्छा है उसका। जितना ज्यादा एग्जॉस्ट स्पीड उतना अच्छा वो कर पाएगा। ओके, अब देखो बलून का भी सिंपल सा प्रिंसिपल यही है। जो रॉकेट का आइडिया लगा वो सिंपल तो पहले बलून से ही आ रहा है, सिंपल थॉट आ रहा है क्या, बलून से, कि बलून को अगर हम एयर फिल करके छोड़ दें तो आप देखते हैं ना बलून रैंडम मोशन करने लग जाता है। हाँ। अगर आप ऐसे थॉट दो कि अरे सर बलून पे फोर्स कौन सा लग रहा है, बलून पे तो ग्रेविटी लग रहा है, नीचे आना चाहिए, बट वो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे रैंडम करता है ना।
Yes, sir. That is because of Thrust force. क्योंकि उसके अंदर से एयर बाहर निकल रही है और एयर की एग्जॉस्ट स्पीड भी है कुछ और मास भी चेंज हो रहा है। इस तरीके Yes, से sir. जो है हम थ्रस्ट फोर्स को डील करते हैं। तो मुझे लगता है दोनों फोर्सेस के यूजेस सबको समझ में आ गए। हाँ sir. ये हाँ थ्रस्ट फोर्स कांटेक्ट फोर्स में आएगा या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स? ओके, वेरी गुड। कांटेक्ट में ही आएगा बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। आप इसे क्या बोल सकते हो कि एक एक्शन का ये रिएक्शन है, Yes, sir. मतलब थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। तो एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे ना तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड लॉ से डील होती है, लेकिन आप पूछोगे कि थ्रस्ट लॉ, थ्रस्ट फोर्स किस लॉ में कैटेगराइज होता है, तो कौन से लॉ का रीजन है इसका? Third law. थर्ड लॉ। द थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट अ रिएक्शन फोर्स। हाँ, इसकी क्या कैलकुलेशन होती है सेकेंड लॉ से। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रस्ट फोर्स किस लॉ में है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ। अब देखो ये चीज मैंने कहीं पे लिखाई तो है नहीं, मैंने सिर्फ समझाई है। यस सर। तो जो लोग क्लास में अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में गलत कर देंगे अगर ऐसा कुछ मैंने दे दिया एग्जाम में। तो थोड़ा सा सुनते रहना अच्छे से। देखिए थर्ड लॉ तो बहुत स्ट्रेट है, पता है ना, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ फोर्स हैज एन इक्वल एंड Opposite ray. ऑपोजिट रिएक्शन। इसके जो की पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या ये। इसका नेम ऑल्सो सर एक डाउट। हाँ पूछे। सर कौन सा मतलब फॉर्मूला नहीं है फर्स्ट लॉ के लिए? नहीं बेटा, होता तो मैं बता देता। ओके। ठीक है, वो बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है मतलब सब कैंसिल करेंगे फोर्सेस, बस वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड लॉ को एक और नेम जानते हैं क्या? एक्शन रिएक्शन लॉ। और एक चीज याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट कि थर्ड लॉ एक सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं लग जाएगा, हमेशा इसके लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि चलो मैंने बोला कि ये 10 है, देखो इसका अपोजिट 10 है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए क्या? नहीं। नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा जब एक बॉक्स ये है एक बॉक्स ये है, ये और बॉक्स उनके को 10 बीच में इधर, ये opposite। बॉक्स को 10 इधर, तो दोनों अदर अदर ऑब्जेक्ट में लगेंगे तब वो एक्शन रिएक्शन पेयर। और कुछ लोग सोचते हैं, इस बात को डिबेट करते हैं कि बताओ पहले एक्शन जनरेट हुआ या रिएक्शन आया। डेफिनेटली अच्छी बात है कि पहले एक्शन होगा फिर क्या जनरेट होगा? रिएक्शन। रिएक्शन। लेकिन अगर आप देखोगे तो टाइमिंग पैरेलल चलती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा एक्शन जनरेट किया फिर बाद में रिएक्शन आया, नहीं, पैरेलली स्टार्ट होता है। जैसे ही एक्शन स्टार्ट हुआ उसका रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो कभी ये दिमाग में नहीं लाए कि नहीं एक्शन पहले हो जाएगा फिर रिएक्शन आएगा, नहीं, बोथ एक्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको लेकर। क्लियर हुए या नहीं? एक्शन रिएक्शन बोलते हैं सेम टाइम पे आते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो देखो ये फिगर मैंने यहाँ पे समझाया है क्या? अगर एक एक्शन लग रहा है और उसका एक अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वो क्या एक्शन रिएक्शन है? नहीं, नहीं। क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट में लग जा रहे हैं, दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फायर करते हैं गन से रिकॉइल। तो रिकॉइल करता है गन, इसका मतलब बुलेट पे एक फोर्स आगे लगा और गन पे एक फोर्स पीछे लगा, ये एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, सपोज आप कई बार चेयर पे खड़े होके जंप करते हैं ना तो चेयर पीछे पुश हो जाती है, रीजन बीइंग आप आगे जंप करते हैं इसलिए चेयर पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स फील करती है। यस सर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऐसे बोट से जंप कर रहे हैं तो आपने एक फोर्स लगाया और उसके रिएक्शन की वजह से बोट पीछे की तरफ जंप मतलब मूव हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है कि दो अदर ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रहे हैं, इस चीज को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो क्या है? इट इज अ रिएक्शन फोर्स। Reaction. और एक्शन क्या हो रहा है वहां पर? एग्जॉस्ट स्पीड एंड मास। रेट चेंज ऑफ मास। सो इसका मतलब ये है कि थ्रस्ट फोर्स एक टाइप का क्या है?
रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स। एक्शंस है वो फ्यूल कंजम्पशन और एग्जॉस्ट स्पीड, और रिएक्शन है वो फोर्स। क्लियर? यस सर। जैसे एक एग्जांपल है, व्हेन अ बॉलर कैचेस अ हाई बॉल इट गेट्स हर्ट। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि बॉल जब नीचे आ रही थी तो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही थी ना, तो जैसे ही उसने पाम से उस बॉल को रोकने का ट्राई किया, ये बॉल उस पर क्या लगाएगी? एक रिएक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्शन फोर्स लगा के बॉल को क्या किया? स्टॉप करने का ऊपर ट्राई भेजा। किया। ऊपर नहीं, स्टॉप करने का ट्राई किया। अभी ड्रॉप हो रही है, एक हाई बॉल कैच करने वाला है वो। क्लियर ना? यस सर। हम्म। सर हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा ना? लेकिन नहीं, ग्रेविटेशनल तो एक्शन था। ग्रेविटेशनल तो एक्शन, वो अलग है। अब हम मैन और बॉल का देख रहे हैं, वो जो क्रिकेटर है और वो बॉल है, उन दोनों का देख रहे हैं। ग्रेविटी का काम हो गया, वो उसे क्या दे रही है? स्पीड। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मैन उसे स्पीड को रोक दे रहा है, स्टॉप कर ले रहा है। तो मैन एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है जो क्या है? एक एक्शन है। इसलिए बॉल उतना ही फोर्स उस पर लगाएगी जो कि क्या है? एक रिएक्शन। रिएक्शन। मैन बॉल पर लगा रहा है फोर्स रोकने के लिए, बॉल मैन पर लगा रही है, इसलिए उसे हर्ट हो जाता है। ओके यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके गाइस, हाँ, हम कौन सा थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे थे यार? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। और हम एग्जांपल देख रहे थे कौन सा? बॉलर का कैच करने वाला बॉल। तो अभी क्लियर है कि बॉलर को हिट क्यों हो रहा है? बिकॉज वो एक एक्शन लगा रहा है स्टॉप करने के लिए बॉल को, और बॉल उस पर एक रिएक्शन लगा रही है। ठीक है ना? यस सर। तो मैंने सर, बताया कि हाँ, इसमें जस्ट अ मिनट, इनर्शिया भी आएगा ना? जस्ट अ मिनट। अभी क्या है? एक मास है और उसके पास स्पीड है। मैं बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। मास है और उसके पास स्पीड है, मतलब उसके पास क्या है? एक मोमेंटम है। और जब वो स्टॉप हो जाएगा तब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इससे पता चल रहा है कि देखो मोमेंटम चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो। मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मतलब वहां पर फोर्स लगाना पड़ा होगा ना उस पर्सन को। तो यस सर। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज हुआ, पर्सन ने फोर्स लगाया और उसका रिएक्शन आया, पर्सन को हर्ट हुआ। अब थोड़ा सा देखना कि फोर्स क्या होता है। फोर्स सिर्फ मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स एक और चीज पर डिपेंड करता है। क्या?
कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ, किस पे डिपेंड करता है? कितने टाइम में कितने मोमेंटम टाइम? चेंज हो। अब देखो बॉल आया और बॉल उसके हैंड को टच कर गया, ये तो जैसे ही बॉल उसके हैंड को टच किया तुरंत स्टॉप हो जाता है ना। ऐसा थोड़ा ना कि बॉल रिबाउंड होगा फिर थोड़ी देर में आएगा, तुरंत स्टॉप हो जाता है। कैचिंग का मीनिंग ही यही है। इसका मतलब टाइम यूज्ड क्या है, बहुत ही कम। अगर डिनोमिनेटर बहुत ही कम है तो पूरी वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शन की, बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब एक बॉल को स्टॉप करने में पर्सन के हैंड्स ने काफी ज्यादा फोर्स लगाया, और ज्यादा फोर्स लगाया इसलिए उसका रिएक्शन भी ज्यादा ज्यादा बड़ा। होगा, ज्यादा होगा, तो उसे ज्यादा हर्ट होने वाला है। लेकिन सोचो अगर वो कोई टेक्निक ढूंढ ले जिससे वो क्या इंक्रीज कर दे, टाइम, टाइम इंक्रीज। टाइम इंक्रीज कर दिया तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, मतलब कम हर्ट होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई बॉल आती है तो जो अच्छे कैच करने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, बॉल जैसे उनके कांटेक्ट में आती है वो अपने हैंड पीछे की तरफ लेते हैं। आपने देखा है ना कैच करने की टेक्निक, ये हाथ को सर क्या करते हैं, पीछे करते हैं, बैक साइड करते हैं। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, जैसे ही बॉल टच में आती है वो पीछे करते हुए धीरे धीरे रोकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं बॉल की स्पीड 20 थी, तो यहाँ पर टच होते ही 20 से सीधा जीरो नहीं हो जाती, 20 से धीरे धीरे पीछे लाके वो जीरो होती है। तो बेसिकली वो टाइम यूज कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा, उससे फोर्स कम हो जाता है तो उन्हें हर्ट कम होता है। तो ये रीजन है कि वो बॉलर अपना हैंड पीछे क्यों करते हैं, कैच लेने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने मोर टाइम यूज किया, टाइम जो है मोर यूज किया तो फोर्स लगेगा कम, इसलिए वो प्लेयर अपने हैंड्स क्या करता है, बैकवर्ड मूव करता है। क्लियर है या नहीं सभी को? यस सर। ऑल थ्री लॉज क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेन न्यूमेरिकल किससे बनेगा? सेकेंड। सेकंड से। फर्स्ट से बनेगा दैट फोर्सेस आर बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। तो वो मैं आगे सिखाऊंगा कि बैलेंस फोर्सेस है तो क्या क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड में तो बस सिंपल पूछेगा थ्योरेटिकली कि एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ पर यूज हो रहा है। तो आपको फॉर्मूले याद है ना पूरे? फोर्स के दो फॉर्मूले, नंबर 1 मास इनटू चेंज इन स्पीड अपॉन वेलोसिटी टाइम, अपॉन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल बाई टाइम। टाइम। एक हुआ ये, दूसरा है ये थ्रस्ट फोर्स। ये तो क्वेश्चन रीड करके ही समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत दिखेगा, एग्जॉस्ट स्पीड इनटू चेंज ऑफ मास, मोमेंटम अपॉन टाइम। सॉरी, मोमेंटम मास नहीं, अपॉन मास टाइम। अपॉन टाइम। ठीक है, तो चले क्वेश्चन वाइज और देखते हैं। P इज इक्वल टू mv। हाँ, P इज इक्वल टू एम वी, वो भी यूज होगा, उसी को हमने यूज करके आगे किया। देखिए क्वेश्चन वाइज और क्लैरिटी आएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में चीजों को ध्यान देना है। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल फिगर है, कुछ खास नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक वॉल है और यहाँ से एक बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं उस वॉल पे। ओके, चलो सॉल्व करें। आंसर इट इन द चैट बॉक्स, देखते हैं कि कौन लोग कर पाते हैं। डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी आपको, क्लियर? तो ट्राई करें, विल सी कि कितने लोग का करेक्ट है। आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे सभी लोग। ये एम टाइम, अगर टाइम में ms लिखा है मतलब समझ गए ना आप क्या लिखा है, मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स। ठीक है, गुड। सर एक मिली सॉरी, एक सेकेंड मतलब कितने मिली सेकेंड्स होते हैं? 10⁻³ ओके।
सर हम्म सर उन्होंने हमें वॉल तक बॉल पहुंचने का टाइम नहीं दिया। भाई वो जरूरत ही नहीं होती ना, फोर्स जो लगा रहा है उसका कांटेक्ट टाइम देखोगे ना आप। ओके, मेन पॉइंट पहले देख लेते हैं, चेंज इन स्पीड कितना हुआ पहले आप बताओ। 20 था, अभी 10 हुआ है, चेंज इन स्पीड 10 कितना हुआ? 10 10 हुआ है। यार देखो गलती कर रहे हो ना यार, इतना सारा आप लोग को सिखाया मैंने, वो पूरा वेस्ट हो रहा है। कितनी बार बताया कि ये स्पीड एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये पहले आगे की तरफ 20 से जा रहा है, अब क्या हो रहा है, ये रिबाउंड हो रहा है 10 से। इसका मतलब 10 चेंज नहीं हुआ बेटा। कितना चेंज हुआ अभी बताओ? 30। 30, क्योंकि पहले 20 से वो धीरे धीरे जाके अंदर स्टॉप हुआ होगा ना। क्या स्पीड हुई होगी पहले? 0, 0। फिर रिबाउंड मिला होगा ना उसे। यस सर। ठीक है, इसे मैंने 30 डायरेक्शन कैसे वाइज, आएगी? हाँ बता रहे बेटा, हुआ ये कि ये 20 की स्पीड से गया, बट ऐसा थोड़े ना है कि रिबाउंड होता है। कैसे रिबाउंड होता है? पहले ये वॉल को प्रेस करेगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी स्टॉप होते होते? 0। प्लास्टिक की तरह समझो, इलास्टिक कि वॉल यहाँ पर थी और इसने वॉल को थोड़ा सा कंप्रेस किया, अब वो वॉल वापस से इसे फोर्स डालेगी ना, तो वॉल कितना डाल पाई? 10 का फोर्स दे पाई। तो चेंज कितना हुआ प्रोसेस में? 20 से 0 हुआ, फिर 0 से 10 मतलब 10, 30। तो टोटल 30 हुआ। इसका एक दूसरा मेथड भी है, सॉल्व इट विद प्रॉपर साइन। बताओ u किधर है, +20 या -20? +20 प्लस सर। 20। v कितना है, +10 या -10? -10 -10। चलो निकालते हैं स्पीड चेंज, v - u/t। v कितना है, -10, एंड u कितना है हुआ 20। 20। तो कितना आंसर आया इन दोनों का? 30 आया ना। यस सर। माइनस बता रहा है कि वॉल किस तरफ फोर्स लगाएगी, नेगेटिव तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो हमें ऑलरेडी पता ही था। अभी क्लैरिटी हुआ सभी को? यस सर। तो कितना आएगा, -30 बाई ये टाइम, तो इसे डिवाइड कर लो, 50 डिवाइडेड बाई 0.05। 1000, तो 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 और ये 1/20। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम रखूंगा 1/20, तो 20 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600। 100 समझा? अपॉन 600। यस सर। हाँ, और इनटू क्या लगाना है अभी, बॉल। तो ये बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला तो होता है m×a, बट m किस यूनिट में होना चाहिए, kg में। तो इससे भी क्या करेंगे, 50 बाई 1000। 1000 × 600 होगा, तो 2 zeros ये कैंसिल हुए, एक ये, कितना आ गया फाइनल फोर्स, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। तो ये क्राइटेरिया था। ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 3 मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। नंबर 1, आपने डायरेक्शन वाइज नहीं लिया स्पीड को, तो समझ आया ना क्या मिस्टेक होगा। यस सर।
आप डिफरेंस गलत कर देंगे। फिर आपने टाइम का यूनिट चेंज नहीं किया, आपने मास का यूनिट चेंज नहीं किया, तो गलत हो सकता है। तो सारी चीजें आपको क्लैरिटी रखना है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए को कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाला है। आंसर में माइनस आया था हमारा, बट मैंने बताया कि माइनस मतलब वॉल किस तरफ डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस का कुछ खास काम नहीं है, इट इज जस्ट डायरेक्शन। तो बताओ समझ आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन? यस सर। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें। हाँ सर। ठीक है, तो Yes. देखिए सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, और इस बार डेफिनेटली सभी लोग आंसर करें। ओके, आंसर इट इन द चैट बॉक्स। याद रखें ये और कॉम्प्लेक्स है। याद है अब डायरेक्शंस कैसी कैसी आ रही है, नॉर्थ एंड ईस्ट। समझाया था ना, अगर डायरेक्शन ऐसे आने लग गई है तो ईस्ट मतलब कौन सा वेक्टर लिखेंगे? आई। आई कैप। याद है ना, नॉर्थ मतलब J cap. ए कैप। ए कैप। तो क्लियरली याद रखना है कि क्या 2i माइनस 3j, इसका मतलब -1j होगा क्या? No, sir. नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज। आई कैन नॉट बी सॉल्व विद j। लेकिन अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? याद आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ सर यार आ रहा है। एकदम स्टार्टिंग में सिखाया था ये, तो चले ट्राई हाँ। करें। चलो थर्ड जल्दी लेक्चर में सिखाया था। हाँ, तो ये जल्दी से ट्राई करें, देखें आप लोग कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हमें फाइनल मैग्नीट्यूड चाहिए स्पीड का। Sir, what is that meaning of J cap and L cap? Okay, actually I taught it in the very beginning. In physics we use a different kind of direction system. तो जैसे मैथ में होता है ना, ये x होता है, ये y है, याद है? Yes. ये सर एक्स वाई जेड। वैसे फिजिक्स में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनको पूरा ना लिख के हम नए कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ईस्ट को क्या लिखते हैं? आई। और नॉर्थ को क्या लिखते हैं? जे। वेस्ट को लिखेंगे डेफिनेटली आई का अपोजिट है, मतलब माइनस आई, लाइक ये -x होगा। और नीचे साउथ को क्या लिखेंगे? -j, लाइक ये -y होगा। क्लियर? तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ 2x + 3y, आंसर क्या होगा? 5 होगा क्या? नहीं. नो, इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, इट विल रिमेन एज इट इज। आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसे जब तक कि आपको फर्दर कंडीशन नहीं देगा, लाइक कि y इज इक्वल टू सपोज -2 है, देन यू विल पुट द वैल्यू है। ओके, Okay, sir. अभी देखो फॉर्मूला बस यूज कर लो, काम बन जाएगा। देखें, हम बात कर लेते हैं। तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ, मतलब जे कैप की तरफ लग रहा है। मास है 50 kg। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है? 10। बट ये 10 किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, तो इसमें मैंने क्या लिखा? आई। आई कैप। अब रेगुलर ही सॉल्व कर देना है, कुछ बहुत इसमें बड़ी बात नहीं है। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ma, और m क्या होगा? v - u/t। ठीक, बस कॉमन सॉल्विंग करना है। तो m लिखा मैंने 50 और t लिखा 10, तो ये सॉल्व किया मैंने, 5 आया। 5 के अंदर क्या किया?
मल्टीप्लाई कर दिया, या 5 को इधर किस में ले लिया, डिवाइड में, तो क्या हो गया, ये 5 से 50 डिवाइड होके 10 बचा। तो आंसर क्या आ गया, v माइनस 10 i कैप, इधर कितना है 10 j कैप, तो ये नेगेटिव इधर जाएगा ना शिफ्ट में पॉजिटिव, तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई 10i प्लस 10j, और मैंने बताया था इसका मतलब 20 नहीं होता नहीं है। इसको कैसे निकालते हैं, रूट 10 ऑफ, स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यस, तो मैंने बताया था कि अगर ऐसे है दोनों सेम नंबर होते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा एक्स रूट 2, क्योंकि एक्चुअली ये दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ 2x एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। और x बाहर आ जाएगा रूट से, 2 नहीं आएगा बाहर, x रूट 2 टाइप भी लिख सकता हूँ। ये एक मेथडोलॉजी हुई कि जब आए और जे दोनों आ जाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर स्पीड का कितना आ जाएगा 20 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 10 रूट 2 10 मीटर पर सेकेंड। रूट 2 की वैल्यू भी आपको याद कराई थी 1.414, 2.41। तो ये रूट 2 तो की वैल्यू 11.4 नहीं 14.14। 14, ये यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये पूरा एकदम सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, इसका सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये सिर्फ एकदम डिसाइड करने के लिए होता है कि एकदम किसको सारी चीजें पता है, ठीक है ना। यस सर। तो क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इन पे बेस्ड और एग्जांपल कर लेंगे, तो आपको और बेटर क्लैरिटी आने लगेगा ये चैप्टर का, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं अपना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वहां पर हम एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस पे के पैटर्न पे और क्वेश्चन दे दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन ध्यान देना है आपको, ये जो 2 टाइप बताए ये सबसे एक्सट्रीम टाइप है, इनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना है, ओके, ठीक है, चलो Yes. ठीक है फिर, टेक केयर गाइस, हाँ, बाय एवरीवन, Thank you sir. Bye sir. Happy Raksha Bandhan. Thank you, sir. Bye. या यू ऑल बाय बाय एवरीवन।